जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में जो एडवांस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, उससे संबंधित है। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि कुछ ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होते हैं कि आपको एडवांस लेवल से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है। ऑप्शन ए कह रहा है सुमित्रा महाजन, ऑप्शन बी मीरा कुमार, ऑप्शन सी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको मीरा कुमार। तो देखिए, मीरा कुमार जो थी वो आपको 2009 से लेके, ठीक है ना, कि 2014 तक ये आपको क्या थी कि लोकसभा की मतलब कि आपको स्पीकर रही थी। और इस प्रकार से लोकसभा की स्पीकर बनने वाली है क्या थी कि प्रथम महिला थी। और उस समय जो लोकसभा थी वो आपको 15वें नंबर की वो क्या थे कि आपको लोकसभा थी, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है। मीरा कुमार का जो संबंध है वो आपको बिहार से, और बिहार के ये पूर्व आपको केंद्रीय मंत्री क्या है कि आपको जगजीवन राम उन्हीं की सपुत्री है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि केंद्र में सबसे अधिक दिनों तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का जो रिकॉर्ड है वो आपको जगजीवन राम के पास है। तो आपका एक का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए, एक का जो पहला नंबर ऑप्शन है सुमित्रा महाजन। तो सुमित्रा महाजन लोकसभा की मतलब महिला स्पीकर बनने वाली आपको क्या है कि दूसरी महिला है। तो इन चीज़ों को भी याद रखना है, यानी कि प्रथम महिला मीरा कुमार और दूसरी महिला जो है सुमित्रा महाजन। तो सुमित्रा महाजन जो है 16वीं लोकसभा की क्या थी, अध्यक्ष थी 2014 से लेकर 2019। ऑप्शन नंबर सी पर विचार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें आपको प्रतिभा पाटिल है। तो प्रतिभा पाटिल हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी, जो कि आपको 2007 से 2012 इनका कार्यकाल है। तो इन चीज़ों को याद रखना है। उसके बाद है आपको ऑप्शन नंबर जो डी है वो है आपको सरोजिनी नायडू, ठीक है ना। तो सरोजिनी नायडू हमारे देश के किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला है, और यह कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली भी प्रथम भारतीय महिला है। और इन्होंने राज्यपाल के बारे में कहा था कि राज्यपाल जो है सोने के बंद जो आपको पिंजरा है उसमें क्या है कि आपको एक तोता के समान है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो आपका एक का सही आंसर भी हो जाएगा। चलिए, दो में क्या करें है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता। ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी है आपको या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, ऑप्शन डी करा है भारत के न्यायालय में। तो देखिए, तो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए जो विधेयक है वो आपको लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो आपको केवल धन विधेयक होते हैं वही आपको केवल लोकसभा में राष्ट्रपति के क्या होता है कि और मतलब स्वीकृति से पेश किए जाते हैं, ठीक है ना। तो दो का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसे दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पास होना क्या होता है, अनिवार्य होता है, ठीक है ना। तो दो का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए, तीन में क्या कर रहा है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल। तो देखिए, विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो आपको 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है, ठीक है ना। वहीं लोकसभा सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो आपको 5 वर्ष होता है, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखना है। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होते हैं वो आपको 5 वर्ष होते हैं, उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष के होते थे। हम जो कुछ भी बता रहे हैं वो आपको सामान्यतः बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, तो भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको क्या है कि जो सदनीय विधानमंडल है, अर्थात वहां पर आपको विधान परिषद भी है। ऐसे राज्य में आपको कौन कौन से राज्य हैं जहां विधान परिषद है। तो इसमें आपको एक बिहार है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। तो कभी कभी यहाँ से सीट भी पूछ ली जाती है। तो बिहार में विधान परिषद के 75 सीटें हैं, जबकि आपको उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 78 सीटें हैं, कर्नाटक में 75 सीटें हैं, तेलंगाना में 40 सीटें हैं और आंध्र प्रदेश में 50 सीटें हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से नोट कर लेना है। जहां नहीं समझ में आएगी आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। तो 3 का सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपको डी 6 वर्ष, ठीक है ना। चलिए, 4 में भारत में लोकसभा का अध्यक्ष डॉट डॉट होता है। देखिए, ए में मनोनीत किया जाता है, बी में चयनित किया जाता है, उसके बाद है सी में निर्वाचित किया जाता है, ऑप्शन डी में नियुक्त किया जाता है। तो देखिए, तो ये जो भारत में लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपको निर्वाचित किए जाते हैं। तो 4 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि जो नवगठित
लोकसभा होती है, तो नवगठित लोकसभा क्या करते हैं कि आपको अनुच्छेद 93 के तहत अपने में से ही एक सदस्य को अध्यक्ष और एक को क्या करते हैं, उपाध्यक्ष चुनते हैं। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन लोकसभा अध्यक्ष से पूछे जाते हैं। जैसे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपको जीवी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। इन्हें लोकसभा का पिता कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। लोकसभा के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो आपको कौन है, तो ओम बिरला है, जो आपको कोटा लोकसभा क्षेत्र से क्या है कि आपको निर्वाचित है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से देख लेना है। तो 4 का सही आंसर जो हो जाएगा वह आपको सी हो जाएगा। चलिए 5 में, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। तो देखिए, तो 5 का सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि भारत में किसी विधेयक को जो धन विधेयक प्रमाणित करता है वो आपको लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, ये जो धन विधेयक होते हैं ये आपको सरकारी विधेयक होते हैं, ध्यान रखिएगा। और धन विधेयक जो होते हैं वह आपको सरकार के किसी मंत्री द्वारा ही पेश किए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा, धन विधेयक कहाँ पेश किए जाते हैं। तो देखिए, धन विधेयक जो होते हैं वो आपको लोकसभा में पेश किए जाते हैं। कहाँ पेश किए जाते हैं, लोकसभा में। राष्ट्रपति के स्वीकृति से इसे क्या किया जाता है कि आपको पेश किया जाता है, मतलब कि राष्ट्रपति से क्या होता है कि आपको अनुमति लेकर इसे क्या होता है कि लोकसभा में पेश किया जाता है। तो इन चीजों को याद रखना है। और ये जो धन विधेयक है इसकी जो चर्चा है वह आपको संविधान के अनुच्छेद 110 में है। तो इन सारे चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो देखिए, तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आपको स्पीकर, यानी कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो करते हैं वो आपको स्पीकर करते हैं, जबकि संसद की संयुक्त अधिवेशन को जो बुलाते हैं वो आपको राष्ट्रपति बुला सकते हैं, ठीक है ना। तो इन चीजों को याद रखना है। संसद के संयुक्त अधिवेशन जो है संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत क्या होते हैं कि आपको बुलाए जाते हैं। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आ जाएगा, ठीक है ना, कि संयुक्त अधिवेशन कब बुलाए जाते हैं। तो सामान्यतः जब किसी साधारण विधेयक पर मतभेद हो तो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि आपको अनुच्छेद 108 का प्रयोग करते हुए संयुक्त अधिवेशन को बुला सकते हैं, ठीक है ना। तो 6 का सही आंसर जो हो जाएगा वह आपको क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। चलिए 7 में, गैर सरकारी विधेयक को किस दिन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए सोमवार, ऑप्शन बी आपको बुधवार, ऑप्शन डी गुरुवार, ऑप्शन मतलब कि डी है वह है आपको शुक्रवार, ठीक है ना। तो देखिए, तो गैर सरकारी विधेयक जो है वो आपको शुक्रवार के दिन क्या होते हैं कि आपको पेश किए जा सकते हैं, ठीक है ना। और इसी दिन यह विधेयक आपको क्या हो सकते हैं, पारित भी हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है ना, कि गैर सरकारी विधेयक जो होते हैं वो आपको शुक्रवार के दिन प्रस्तुत भी किए जा सकते हैं और शुक्रवार के दिन ही यह आपको पारित किए जाते हैं। तो इन चीज़ों को याद रखना है। गैर सरकारी विधेयक हम वैसे विधेयक को कहते हैं जो आपको सरकार के किसी मंत्री के द्वारा न पेश करके संसद के क्या हो कि किसी आपको अन्य सदस्य के द्वारा पेश किए जाते हो। तो ऐसे विधेयक को हम लोग कहते हैं गैर सरकारी विधेयक। जबकि सरकारी विधेयक किसे कहते हैं, जो आपको सरकार के मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं। तो 7 का सही आंसर आपको डी हो जाएगा। चलिए 8 में, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम 1985 पारित किया गया था। ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। तो देखिए, ये जो दल बदल विरोधी कानून 1985 में आपको क्या हुआ था, पारित किया गया था। दल बदल की जो चर्चा है, ठीक है ना, दल बदल संबंधित कानून की, वह आपको अनुच्छेद कहते हैं अनुसूची 10 में, ठीक है ना। दूसरी बात कि दल बदल जो है वो हमारे संविधान में क्या हुआ था कि आपको 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे क्या किया गया था, जोड़ा गया था। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि बताइए दल बदल कानून का उल्लेख जो संविधान के किस अनुसूची में, तो हम कहेंगे 10वीं अनुसूची में। दल बदल कानून जो है किस प्रधानमंत्री के समय में पारित हुआ था, राजीव गांधी के समय में। दल बदल कानून जो था किस संविधान संशोधन द्वारा बना था, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। दल बदल जो है कानून किस पर लागू होते थे, आपको सांसदों और विधायकों पर। इन चीजों को याद रखना है। तो 8 का सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए 9 में, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो आपको 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, ठीक है ना। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए जो न्यूनतम आयु है वो आपको 35 वर्ष है। तो यहाँ से 9 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 10 में, लोकसभा में संशासित प्रदेशों को कितने स्थान दिए गए। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी आपको 23। तो देखिए, लोकसभा में संशासित प्रदेशों को आपको 20 स्थान दिए गए। तो वर्तमान में जो लोकसभा की सीटों की संख्या है वह आपको कितनी है, तो वह आपको 545 है, जिसमें से आपको 500 जो आपको 30 है वह राज्यों से है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको 13 आपको संशासित राज्यों से है और 2 जो होते हैं वो आपको एंग्लो इंडियन होते हैं, जिसे राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत
करते हैं अगर उसका प्रतिनिधित्व न मिले तब, ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्रश्न और किया जा सकता है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिए लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या हो सकती है वह आपको 552 हो सकती है, जिसमें से 530 राज्यों से, 20 संघ शासित प्रदेश से और 2 आपको एंग्लो इंडियन, ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि एंग्लो इंडियन की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो 366 में, ठीक है ना। एंग्लो इंडियन हम कहते हैं किसको, तो देखिए ऐसे व्यक्ति जो सबसे पहले भारत का नागरिक हो, उसके पिता जो हो, ठीक है ना, या उसके पितृकुल जो यूरोपीय हो, ठीक है ना, उसकी माता जो हो या उसकी मातृकुल जो भारतीय हो, ठीक है ना। तो एंग्लो इंडियन में क्या होना चाहिए कि पिता जो होना चाहिए यूरोप के किसी देश का, माता भारतीय होना चाहिए और वह भारत का नागरिक है, तब हम उसे एंग्लो इंडियन कहेंगे। और एंग्लो इंडियन की जो परिभाषा है संविधान के अनुच्छेद 366 में दी गई। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सारे चीज आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सबको से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।